हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज का हमारा जो सेशन है आपके लिए क्लास 7 की जियोग्राफी यानी भूगोल का है, जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए SCERT क्लास 7 का हम आज भूगोल पढ़ेंगे। तो इसका पहला चैप्टर है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। पहला क्या है, निफे होता है लोहा। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, भूपर्पटी पे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, सियाल कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है, क्रोड क्या है। क्रोड पृथ्वी की निचली परत होती है जिसे क्रोड कहते हैं। अब देखिए हमारा सेकंड क्या है क्वेश्चन, मिलान क्या है। भूपर्पटी सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है, जो अभी पिछले हमने पढ़ा, जिसे सियाल बोलते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम से जो मिलकर बनता है उसे हम सियाल, सिलिका मैग्नीशियम नहीं, हाँ, इसको सियाल बोलते हैं। इसके बाद देखिए सीमा क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। सियाल खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और निफे में पदार्थों की गाढ़ी अवस्था होती है। तीसरा क्या है, गजली टांड चास नाला खान क्या है ये, तो गजली टांड चास नाला कोयला खान झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। तो ये एक ही में मिक्स होके लिख गया है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो कोयला खान है झारखंड के बोकारो जिले में है। अगला प्रश्न क्या है, कोलार किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोलार में सोने की खान है। कोलार भारत के कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कोलार आपसे ऐसे भी पूछ सकता है क्या ये, कि तो कोलार सोने की खान है। और देखिए यहाँ पे गजली टांड चास नाला खान क्या है, कोयले की ये खान है, इसका नाम है। अब अगला क्या है, चैप्टर दूसरा, चट्टान एवं खनिज। पहला क्या है, पता करके लिखिए कि निम्न भवन किन किन पत्थरों से बने हैं। तो देखिए एक साइड पे भवन के नाम लिखे हुए हैं, दूसरे उनके पत्थर के प्रकार। तो रोहतासगढ़ का जो किला है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। लाल किला जो दिल्ली में है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। पत्थर की मस्जिद जो पटना में है बलुआ पत्थर की बनी हुई है। विष्णुपद मंदिर जो गया में है काला बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर से। कुतुब मीनार दिल्ली में जो है बलुआ पत्थर, और विशाल बुद्ध की मूर्ति जो गया में है वो काला बलुआ पत्थर की बनी हुई है। अब देखो इसमें क्या है, उपयुक्त सेंधा नमक अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, और जो ग्रेनाइट होती है वो आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है, या और संगमरमर रूपांतरित चट्टान से पाई जाती है। या अगला क्या है, खाली जगहों को भरना है। इसका पहला क्या है कि जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है उसे आग्नेय चट्टानें कहते हैं। अब देखिए इसे अब इन सारी है जरूर फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान, लेकिन इन सब से आपको एक एक प्रश्न जरूर, मतलब एक सीधी सी आपको एक जानकारी मिलेगी कि जो ज्वालामुखी से निकले लावा को ठंडा होने से बनती है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरा क्या है, जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें परतदार चट्टान कहते हैं। अगला क्या है, ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ क्या कहलाता है, तो लावा कहलाता है, और जब ये ठंडा होता है तो ये आग्नेय चट्टान बन जाती हैं। अगला क्या है, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। तो अब ये हमारे 2 चैप्टर हो गए। अगला चैप्टर है तीसरा, आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली आकृतियां। तो पहला क्या है, पर्वत के प्रकारों का उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, अंशोत्थ पर्वत, संचय पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। दूसरा प्रश्न क्या है, पठार कितने प्रकार के होते हैं, तो पठार निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। महाद्वीपीय पठार, वायु निक्षेप पठार, हिम नदी निक्षेपण पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार और गिरिपद पठार। अगला चैप्टर है 4 कि वायुमंडल एवं इसका संगठन। देखो
इसका क्या पहला क्या है, समताप मंडल का आरंभ जो है वो मध्य मंडल के बाद होता है। दूसरा क्या है, बाह्य मंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है। तो आपसे ऐसे सिर्फ डिस्टेंस भी पूछ सकता है, तो समताप मंडल या बाह्य मंडल का जो भी, तो बाह्य मंडल का जो फैलाव है वो 80 से 400 किलोमीटर तक का है। अगला क्या है, हल्की गैसें बहिर्मंडल में अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। अगला है, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ये आप सबको पता होना चाहिए। अगला क्या है, देखिए तापमान बढ़ने से समुद्र का जो जल स्तर में वृद्धि हो रही है। तापमान बढ़ रहा है तो उससे समुद्र के जल में वृद्धि हो रही है। अगला उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। अब दूसरा देखो, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने का पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। तो इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि पहले कौन सा भाग गर्म होता है, तो पहला जो होता है भाग गर्म, वह स्थल का सतह गर्म होती है। अगला प्रश्न क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.99% है। अगला क्या है, वायुमंडल की सबसे पहली परत कौन सी होती है, तो वायुमंडल की जो सबसे पहली परत होती है उसकी वो सी होती है क्षोभ मंडल। अगला क्या है, रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती हैं, तो बाह्य मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती हैं। अगला चैप्टर है 5, बिन पानी सब सुन। पहला प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा है 71%। दूसरा क्या है, मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है, तो जो मुंबई वो अरब सागर के किनारे स्थित है। दूसरा क्या प्रश्न है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति कहलाती है ज्वार। देखिए जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है उस स्थिति को ज्वार कहते हैं। अगला क्या है, इनमें से कौन झील है, तो फतेह सागर एक झील है। दूसरा क्या है, भारत में मीठे पानी की झीलें निम्नलिखित हैं। देखिए डल झील कहाँ है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। नैनी झील नैनी उत्तराखंड में है। कांवर झील बेगूसराय बिहार में है। और बरैला झील लखीसराय वो भी बिहार में है। अगला चैप्टर है 6, जीवन का आधार पर्यावरण। इसका पहला प्रश्न क्या है कि जल प्रदूषण हो रहा है, किसके कारण, पानी में दूषित पदार्थ मिलने से जल प्रदूषण हो रहा है। अगला प्रश्न क्या है, पानी की शुद्धता हो सकती है मछली पालने से। जो पानी की शुद्धता कैसे हो सकती है, तो वो मछली पालने से हो सकती है। अगला क्या है, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है वृक्षों का तेजी से कटाव, भवनों का निर्माण और आधारभूत संरचना का निर्माण। ये तीनों ही बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है, यानी ये सारी परिस्थितियां आज के समय में बढ़ती जा रही हैं, तो ये सभी सही हो जाएंगे। इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। चौथा क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए खूब पौधे लगाना, गंदे जल की उचित निकासी का प्रबंध करना और गाड़ियों का कम उपयोग करना। ये सब पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए, तो ये भी इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। अगला चैप्टर है 7, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। देखिए ये चैप्टर में क्या है, पहला प्रश्न क्या है, लद्दाख की जलवायु शुष्क है, इसका कारण है लद्दाख का ऊंचाई पर होना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर, तो ये याक होगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है काराकोरम दर्रा। ये सारे ही आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये
जो भी अभी आप पढ़ रहे हैं ये सब किसी न किसी एग्जाम में भी पूछे गए हैं। अगला क्या है, लद्दाख में बहने वाली नदियां सिंधु वाका। ये सारे प्रश्न, मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जाम के तौर पे सभी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर है 8 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन। पिछले पढ़ा था हमने लद्दाख में, अब ये है थार प्रदेश में जनजीवन। तो इसका पहला क्या है प्रश्न, थार का रेगिस्तान फैला है गुजरात से राजस्थान। दूसरा क्या है, साफा कहते हैं किसे सिर पर बांधने वाली जो पगड़ी होती है वो उसे साफा कहा जाता है। अगला क्या है, थार प्रदेश में पाए जाने वाले जो खनिज हैं वो संगमरमर और जिप्सम है। इसके बाद अगला प्रश्न, नखलिस्तान का अर्थ क्या है। रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को नखलिस्तान कहते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र जो होता है उसे नखलिस्तान कहा जाता है। अगला चैप्टर है 9 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है इससे आपको 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिल सकते हैं कि बिहार में पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल। ऐसे जो जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टेट के दिशाओं के आस जितनी भी सीमाएं लगती हैं राज्यों की, वो उनसे प्रश्न बनते हैं। तो बिहार के पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल। आप सभी उसको देख लेना, बिहार के पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है, जो भी लगते हो आसपास वो सब बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला क्या है, मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है मिथिला क्षेत्र से। इसके बाद देखो जमालपुर में क्या है, रेलवे कार्यशाला है। सही मिलान करना है, चूना पत्थर कैमूर में पाया जाता है, रेलवे बैगन प्लांट मोकामा में, जर्दालू भागलपुर में और तेल शोधक कारखाना जो है वो बरौनी में है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, बिहार की जनसंख्या कितनी है, इसके प्रति किलोमीटर जनघनत्व को भी लिखिए और आपके जिले का जनघनत्व क्या है ये भी बताओ। तो देखो इसका क्या उत्तर होगा, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 8.29 करोड़ है। यहाँ का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 881 व्यक्ति है। मैं दरभंगा जिले का रहने वाला हूँ, वहाँ का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 1342 व्यक्ति हैं। तो ये आप 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या इतनी है और यहाँ जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 881 व्यक्ति है। अगला क्या है देखो, चैप्टर 10 है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन। इसका पहला क्या है, देखिए मलखंभ क्या है, एक खेल है। पश्चिमी घाट में नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। केरली मसाज क्या है, एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। उत्तपम क्या है, एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है, आप सभी ने सुना होगा। मलयालम एक प्रकार की भाषा है। अगला प्रश्न देखो क्या है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। केरल प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्ण है। केरल में नहीं उपजाया जाता जूट, केरल में जूट नहीं उपजाया जाता है, यहाँ पे जूट की खेती नहीं होती है, जो भी है। अगला क्या है, साइलेंट वैली स्थित है पश्चिमी घाट में। अगला क्या है, केरल में सबरीमाला क्या है, वो एक तीर्थ स्थल है जो केरल में है, सबरीमाला। और सबरीमाला है क्या, एक तीर्थ स्थल है। चैप्टर 11 है मौसम और जलवायु। देखो पता कीजिए कि ये पवन कहाँ बहती है। तो जो लू होती है वो भारत के विशाल मैदानों में चलती है। देखिए यहाँ ये सारे पवनों के नाम हैं और इधर कहाँ पवनें बहती हैं उनको अलग अलग जो नाम से कहा जाता है वो देखो। जो विशाल मैदान भारत के हैं वहाँ पे पवन को लू कहते हैं। दक्षिण कनाडा में चिनूक कहा जाता है पवन को, और मध्य भारत में गरजता चालीसा कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में दहाड़ता पचासा कहते हैं। अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में हरिकेन कहा जाता है और अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में टॉर्नेडो कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में टाइफून कहा जाता है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में वित्तविली कहा जाता है। अगला क्या है, कैटरीना क्या है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में बहती है ये पवन, इस नाम से कहते हैं। और बंगाल की खाड़ी में काल वैसाखी बोला जाता है।
अब देखो चैप्टर 12 क्या है, मौसम संबंधी उपकरण। इसका पहला क्या है, रेन गेज जो है वो वर्षा की मात्रा को मापता है, और विंड वेन पवन की दिशावत, और थर्मामीटर तापमान पता करने में काम आता है। और लास्ट है खाली जगहों को भरिए। दैनिक तापमान जो होता है सेल्सियस पैमाने पे मापते हैं। शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने में मापा जाता है या मापते हैं। अगला क्या है, तापमान मापन की मानक इकाई सेल्सियस है। अगला फिर वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ वायु चलने की दिशा में होती है। वर्षा, अगला फिर क्या है, वर्षा की मात्रा रेन गेज से मापते हैं। तो आप ये दिए अभी हमने पीछे पढ़ा, जो वर्षा की मात्रा को मापा जाता है उसे रेन गेज कहते हैं, और जो पवन की दिशा होती है उसे विंड वेन से पता किया जाता है, और जो तापमान होता है उसे थर्मामीटर के द्वारा। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, क्लास 7 का पूरी ज्योग्राफी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने कल 9th क्लास का पूरा करा था, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और मतलब हिस्ट्री थी, इकोनॉमी थी, पॉलिटी थी 9th क्लास की। अब देखिए हम आपके लिए आपका सारा ही सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग अब उतना अच्छा हम लोगों को रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।